हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ठीक, तो हर एक लेक्चर की तरह कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इंस्ट्रक्शंस हर एक लेक्चर की तरह सेम होंगे कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन दूंगा तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वीडियो को रिज्यूम करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो अब हम वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले आपको आज की क्लास में यही बताएंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। कारण फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत ही वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसके अंदर आती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। राइट, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। राइट, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर नहीं कर सकते, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर कर सकते हैं। तो जिनको मेजर कर सकते हैं उनको हम रखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत। ठीक, फॉर एग्जाम्पल खुशी। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आज आप खुश हैं? मैं बोलूंगा हाँ। मैंने बोला हाँ मैं खुश हूं। उसने पूछा कितना खुश हैं? मैंने बोला बहुत खुश हूं। उसने बोला कितना? मैंने बोला बहुत। ठीक, इस बहुत के आगे मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। ठीक, जबकि एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। किसी ने पूछा कि सर आप जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं उस बोर्ड की लंबाई कितनी है? ठीक, जिस बोर्ड पर आप पढ़ा रहे हैं उस बोर्ड की लंबाई कितनी है? मैंने कहा अरे यार छोटा सा बोर्ड है। उसने बोला कितना छोटा? मैंने बोला छोटा सा। उसने बोला कितना? मैंने 1 मीटर स्केल उठाया, नाप दिया और बता दिया 6 फीट। ठीक, राइट। तो ये जो बोर्ड की लंबाई है, ये जो बोर्ड की लंबाई है, जब उसने पूछा कितना तो मैंने नाप के बता दी। ठीक, जबकि मेरी खुशी को चाहे कोई कितना भी मुझको प्रेशराइज कर ले, क्या मैं नाप के बता सकता हूं? नहीं। ठीक, जबकि मैं बोर्ड की लंबाई को नाप के बता सकता हूं। तो मैंने अभी अभी क्या दिखाया आप लोगों को कि खुशी जैसी क्वांटिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता है, जबकि लंबाई जैसी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। ठीक, तो लंबाई फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आएगी, जबकि खुशी फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, उनको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हो गए खुशी, गम, अच्छा लगना, बुरा लगना, दुखी होना। ठीक, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल में आपका लंबाई, घर से स्कूल की दूरी, रोज आपके घर में कितना दूध आता है, वगैरह वगैरह। ठीक, जितनी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटीज की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज भी बहुत प्रकार की होती है। राइट, जैसे दो आपके बोर्ड पर दिख रही हैं, स्केलर, वेक्टर, और भी कई प्रकार की होती हैं। ठीक, परंतु स्कूल लेवल पर आपके लिए केवल ये स्केलर और वेक्टर, यही दोनों क्वांटिटीज आपके स्कूल लेवल के सिलेबस में हैं। तो इन्हीं दोनों को हम लोगों को बस पढ़ना है। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड काफी होता है। जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड काफी रहता है। जैसे इस बोर्ड की लंबाई, किसी ने पूछा इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, मैंने कहा 6 फीट। अब ये 6 फीट जो है इस बोर्ड की लंबाई का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। इस बोर्ड की लंबाई का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट। तो यानी कि लंबाई जो हुई वो स्केलर क्वांटिटी हुई। किसी ने पूछा कि भाई इस टोकरी में जो आम रखा है उसका मास कितना है। इस टोकरी में जितना मास रखा है उसका जो आम रखा है उसका मास कितना है। मैंने कहा 5 केजी। मैंने कहा 5 केजी। ठीक, तो इस आम के मास का, टोकरी में रखे गए आम के मास का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया 5 केजी। ठीक, 5 केजी, राइट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड काफी होता है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द क्वांटिटीज for whose complete description only magnitude is needed are known as scalar quantities. ठीक, एग्जाम्पल लेंथ 6 फीट, मास 5 केजी, वॉल्यूम इस भगोने में कितना दूध है, तो उस दूध का जो वॉल्यूम है वो आपको बताना है। तो उस दूध के वॉल्यूम का केवल मैग्नीट्यूड काफी होगा, 2 लीटर बता दीजिए। ठीक, तो 2 लीटर जो मैग्नीट्यूड है उस दूध के वॉल्यूम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक, तो वॉल्यूम, इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक, जैसे किसी ने पूछा कि इंडिया में जो ट्रेन चलती हैं उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने गूगल से फाइंड किया 120 किलोमीटर पर आवर। तो इंडिया में जो ट्रेन चलती हैं उनकी स्पीड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी केवल उनका मैग्नीट्यूड। ठीक, आपके घर से स्कूल की दूरी किसी ने पूछा तो आपने कहा 4 किलोमीटर। तो आपके घर से स्कूल की दूरी है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है 4 किलोमीटर। से इससे कम या ज्यादा बताने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक, तो अगला एग्जांपल हो गया है आपका डिस्टेंस, राइट। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वांटिटी जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड काफी होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब चलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज पर। ठीक है, जो कि अपना मेन उद्देश्य है, जिसको पढ़ना अपना मेन उद्देश्य है। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखिए वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन
भी नीडेड होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी नीडेड होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, अभी मैं इसको पूरा समझा देता हूं, लेकिन पहले आप कॉपी में ये डेफिनेशन लिख लीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज फॉर हुज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, फॉर हुज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन magnitude as well as direction is needed, magnitude as well as direction is needed, and they must follow triangle law of addition। ठीक, and they must follow triangle law of addition। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, तो अब मैंने क्या लिखवाया कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नीडेड होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नीडेड होता है। तो इस बात को कि मैं कुछ क्वांटिटीज के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों नीडेड होता है, इसको तो मैं अभी समझा दूंगा। ठीक, राइट। परंतु केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से ही हम किसी क्वांटिटी को प्योरली वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। वो आपको आगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी उसको फॉलो करना चाहिए। परंतु हम तो 11th में, हम क्या जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक, तो जब मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाऊंगा तब इसको दोबारा से फिर से एलिबरेट करूंगा इस नेक्स्ट पार्ट को। किस नेक्स्ट पार्ट को कि दे मस्ट फॉलो फॉर टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, दे मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जब मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक, तो मैं इसको फिर से इस पॉइंट को एलिबरेट करूंगा। परंतु कंप्लीट डेफिनेशन कंप्लीट होने के लिए अभी आप लिख लीजिए। ये मुझे पता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको नहीं आता है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी आर दो क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नीडेड हो, जिसे मैं अभी समझा दूंगा, एंड दे मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक, राइट। तो अब आते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पर कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज applied on a block. A force of 10 Newton is applied on a block. आपने इतना बताया। आपने किस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है? फोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया। और क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? कि उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। ठीक, आपने किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया है? फोर्स के बारे में बताया है। और फोर्स के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? कि उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन्स है। ठीक, तो अब देखिए ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो तो इस ब्लॉक पर ऐसे भी लगा हुआ हो सकता है, राइट, या फिर ऐसे लगा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे लगा हुआ हो सकता है, और या फिर किसी एंगल पर ऐसे लगा हुआ हो सकता है।
ठीक, तो क्या आप बोल सकते हैं कि इन चालों में कोई फर्क नहीं। ठीक, जो फिजिक्स का पी भी नहीं जानता होगा वो भी बता सकता है कि अगर किसी बक्से पर या ईंट पर इस तरह से फोर्स लगाया जाए और इस तरह से फोर्स लगाया जाए और इस तरह से फोर्स लगाया जाए या इस तरह से फोर्स लगाया जाए तो चारों में बहुत ज्यादा फर्क है, चारों सेम चीजें नहीं है। तो अब यह देखना है कि इन चारों में फर्क क्या है, इन चारों में जो भी फोर्सेज हैं उनमें फर्क क्या है। तो फर्क केवल और केवल डायरेक्शन का है। मैग्नीट्यूड तो सब में सेम ही है, 10 न्यूटन्स। ठीक, फर्क केवल डायरेक्शन का है। इसमें ऐसे लगा है, इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड लगा है, इसमें इधर की ओर लगा है हॉरिजॉन्टली, और इसमें किसी एंगल पर ऐसे लगा है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, किसी एंगल पर लगा है। ठीक, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका केवल मैग्नीट्यूड ही उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। ठीक, जैसे आपने अगर इसी केस में बता दिया होता कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो केवल और केवल यही केस हो सकता था, तब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन माना जाता है। यानी फोर्स के डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक, अब देखिए क्या है, अगली वेक्टर क्वांटिटी पर चलते हैं। सॉरी, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम वेक्टर का अगला एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, 9th-10th में सब लोग थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दो डिस्प्लेसमेंट्स लेता है, एक S1 और एक S2। मैं क्या करूंगा कि S1 को मैं हमेशा, पहला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस व्यक्ति का, उसे मैं हमेशा 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट रखता हूं। राइट, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट उधर होता है, नॉर्थ ऊपर, वेस्ट इधर और साउथ नीचे, बोर्ड पर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो S1 जो डिस्प्लेसमेंट, जो उसका पहला डिस्प्लेसमेंट है, उसे मैं हर बार सेम डिस्प्लेसमेंट रखता हूं। राइट, और S2 का क्या करता हूं कि हर बार मैग्नीट्यूड सेम रखूंगा, 3 मीटर। राइट, परंतु S2 का डायरेक्शन बदलता रहूंगा। ठीक, और हम S1 और S2 का नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये शो करने का प्रयास करूंगा कि हालांकि S2 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हर बार सेम है, केवल इसकी S2 की डायरेक्शन बदल देने से जो नेट डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट है, ठीक, वो बदल जाएगा। यानी कि इससे हम ये शो कर पाएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट S2 है, इसका केवल मैग्नीट्यूड इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड अगर बता रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन के कारण अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। ठीक, इसका मतलब कि S2 के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए क्या क्या नीडेड है, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि S2 जो है वो भी टुवर्ड्स ईस्ट है। तो नेट रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले S1 व्यक्ति 4 मीटर आगे गया, फिर S2 3 मीटर और आगे चला गया इस डायरेक्शन में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल 7 मीटर्स। ठीक,
दूसरे केस में S2 डिस्प्लेसमेंट को हम कर देते हैं 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक, 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अगर चला गया तब कैसे करेंगे भाई, 4 मीटर्स आगे गया टुवर्ड्स ईस्ट और 3 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ऐसे बनाएंगे, राइट। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे हो गया, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे हो गया और ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 मीटर्स। और डायरेक्शन की बात करें तो समवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, राइट। एक और ले लेते हैं, तो S1 को पहले की तरह 4 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट और S2 को 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट कर देते हैं। तो अब S नेट कैसे देखेंगे, 4 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो 4 मीटर्स एंड 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 1 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। तो अब देखिए बच्चों क्या है कि इस पूरे में हम क्या देख रहे हैं कि S1 तो तीनों केस में सेम 4 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। S2 का मैग्नीट्यूड हर केस में सेम है, हर केस में सेम है, परंतु मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद हम केवल डायरेक्शन बदल दे रहे हैं तो रिजल्ट बदल जा रहा है, तो रिजल्ट बदल जा रहा है। व्यक्ति का नेट डिस्प्लेसमेंट S2 के केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, S2 के केवल मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड कर रहा है, S2 के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे S2 का डायरेक्शन जब टुवर्ड्स ईस्ट था तो कितना आ गया, 7 मीटर्स, टुवर्ड्स नॉर्थ था तो कितना आ गया, 5 मीटर्स, ठीक। और टुवर्ड्स वेस्ट आ गया तो कितना आ गया, 1 मीटर्स, राइट, ठीक। तो इससे हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट S2 का डायरेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ठीक, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटीज। इसी तरह से हम कुछ उन क्वांटिटीज को लिस्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में जिनको अब तक हम जानते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि 12th क्लास में पढ़ाई जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, EMI में, और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी, ठीक। परंतु मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर केवल उन्हीं क्वांटिटीज को लिस्ट करूंगा जिनको कि आप लोग जानते हैं, 11th क्लास के बच्चे पहले से जानते हैं, ठीक। तो चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अभी हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट, सब बच्चे जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक। विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, फिर क्या, वेलोसिटी, वेग, ठीक। स्पीड या गति स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। फिर एक्सीलरेशन, ठीक। फिर क्या होता है, फोर्स, इसका मैंने एग्जांपल भी लिया था, मोमेंटम, राइट। तो अभी के लिए इतने एग्जांपल्स काफी हैं
जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो वो आपको वहां पर टीचर्स बताएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि किसी स्केलर को अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर किसी स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि स्केलर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका मैग्नीट्यूड देता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर उसके साथ एक यूनिट, एक नंबर उसके साथ एक यूनिट। ठीक, तो किसी स्केलर को लिखने के लिए किसी सिंबल या किसी खास रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे किसी ने पूछा डिस्टेंस, तो भाई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, किसी सिंबल या स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। परंतु वेक्टर्स में क्या है कि केवल मैग्नीट्यूड नहीं बताना होता है। जैसे किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो आप 10 मीटर के साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन भी बताना होगा। ठीक, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना होगा। तो अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्शन को भी बता सके। ठीक, राइट, तो यहां पर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, जबकि स्केलर्स में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो केवल मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, और उसको तुम आराम से लिख सकते हैं, तो किसी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। परंतु वेक्टर्स को, वेक्टर्स में डायरेक्शन भी दिखाना है। ठीक, तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। और कैसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए? ऐसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो डायरेक्शन को भी दिखा सके। तो हमने क्या चूज किया? एक एरो, हमने चूज किया एक एरो। ठीक, अब एक एरो देखिए क्या है कि ये एरो जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस वेक्टर का इसे मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो बोला गया कि एरो का लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बड़ा एरो बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर, छोटा एरो छोटा मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ठीक, और बात रही डायरेक्शन की, तो एरो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसका डायरेक्शन है? वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक, तो बेसिकली ये एरो जो है उस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलरेडी। ये एरो जो है उस वेक्टर का डायरेक्शन ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई एरो तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना। ठीक, कि ये स्कूल इधर है, लंका जाना है तो ये एरो ले। ठीक, तो एरो तो खुद ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो एरो जो है उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, और हालांकि सब लोग को पता है, फिर भी इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक एरो है जो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इसका लेंथ रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये एरो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। ठीक है, राइट, तो ये एरो मान लीजिए किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इस वेक्टर या उसके रिप्रेजेंटेशन, इस एरो को मैं इसके ही पैरेलल, इस वेक्टर को इसके ही पैरेलल ट्रांसलेट करता हूं, ऐसे खिसकाना। ठीक, तो क्या इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या इसके डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा? नहीं। पहले भी वर्टिकली अपवर्ड था, अब भी वर्टिकली अपवर्ड है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि एक वेक्टर को अगर उसके ही पैरेलल, अगर एक वेक्टर को उसके ही पैरेलल
अगर ट्रांसलेट किया जाए, अगर एक वेक्टर को उसके ही पैरेलल ट्रांसलेट किया जाए तो उस वेक्टर में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आता। ठीक, तो कॉपी में एक बात लिख लीजिए कि अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड, अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक, अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफाइन कैसे किया गया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिफाइन कैसे किया गया है। तो सपोज एक वेक्टर आपका ऐसे है ए और एक वेक्टर आपका ऐसे है बी। ठीक, और एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक वेक्टर आपका ऐसे है ए और एक वेक्टर आपका ऐसे है बी, राइट। ठीक, तो अब देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि वेक्टर्स को बिना चेंज किए, वेक्टर्स को बिना चेंज किए टेल पर टेल लाना है। ठीक, तो कैसे ला सकते हैं? तो अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया कि अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि इन दोनों को इनके ही पैरेलल ट्रांसलेट करके, इन दोनों को इनके ही पैरेलल ट्रांसलेट करके एक दूसरे की टेल पर लाना है, एक दूसरे की टेल पर लाना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, दूसरे कलर से इसको बना लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं तो ऐसा आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खिसकाता हूं, ऐसे आ गया। ठीक, तो दोनों का टेल पर टेल ला गए। और अगर यही काम इन दोनों के साथ करें तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको यहीं पर छोड़ देता हूं और ऊपर वाले को ऐसे खिसकाता हूं, ऐसे, राइट। तो अगर बी वेक्टर को खिसकाएंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, इस वाले केस में इस वेक्टर को, इस एंगल को बोलेंगे, राइट। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस केस में इस एंगल को बोलेंगे। ठीक, मैं इस एंगल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई ये वाला एंगल भी तो हो सकता था और इस केस में ये वाला एंगल भी हो सकता था। ठीक, तो याद रखिए कि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं तो उसमें एंगल्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफाइन किए जाते हैं, राइट। परंतु एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन किया गया है कि इन दोनों एंगल्स में से जो छोटा होगा, इन दोनों एंगल्स में से जो छोटा होगा
उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, राइट। तो जैसे इस केस में इन दोनों में ये वाला एंगल छोटा है तो ये हो गया, और इस केस में इन दोनों में कौन सा एंगल छोटा है, ये वाला, तो ये हो गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, वेक्टर्स को बिना चेंज किए यानी पैरेलली ट्रांसलेट करके टेल पर टेल लाना है। टेल पर टेल लाने का मतलब दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ जाना चाहिए, और जब एक पॉइंट पर आ जाए तब एंगल देखें। ठीक, तो दो एंगल्स बने, एक ये और एक ये, इन दोनों में जो छोटा होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक, बढ़िया। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, और ये एंगल दिया गया है 120। ठीक, तो जैसा मैंने बताया था, पहले वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब जैसे इस केस में हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो हमें ए और बी को ऐसा ट्रांसलेट करना है कि टेल पर टेल आ जाए। ठीक, कि टेल पर टेल आ जाए। तो टेल पर टेल लाने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि ए को ये आगे खिसका दीजिए, तो ए को आगे खिसका देंगे तो ऐसा आ जाएगा ए, राइट। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कौन सा कहलाएगा, ये। ठीक है, और ये पूरा कितना हो गया 180, ये पूरा हो गया 180, जिसमें से ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक, अब देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, और ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्रीज। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए। ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए टेल पर टेल लाना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आगे खिसका सकते हैं ताकि इसका टेल खिसकते खिसकते एक ही टेल पर आ जाए। ठीक, लेकिन ये काम तो पहले भी कर चुके थे, इसलिए इसमें कुछ नया काम करते हैं। अब की बार हम ए को खिसकाते हैं यहां पर, तो ए को हम अगर पैरेलली ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाए। राइट, अब देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हैं और ये रहा ट्रांसवर्स। ठीक, तो ये वाला एंगल अगर ये ट्रांसवर्स है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। कितना हो गया 60। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर ऐसा है और बी ऐसा है। ठीक, और ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्रीज।
तो अब ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ए और बी का टेल एक जगह पे लाना है। तो एक सिंपल तरीका तो मुझे ये दिख रहा है कि ए को आगे खिसका दीजिए और बी को भी आगे खिसका दीजिए, और ये एंगल 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में ए और बी दोनों का टेल एक ही जगह पर है, ठीक। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 60 डिग्रीज, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के रूप में मान लेते हैं कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये। ठीक, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 130, ये 30 डिग्रीज और ये 20 डिग्रीज। ठीक, तो आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन, जगह का मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। ठीक, ये तीन क्वेश्चन एक ही में बन गए। ठीक है, तो सबसे पहला काम वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए क्या है कि वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर ए एंड बी के ए और बी के बीच का एंगल देखने के लिए ए आपका ऐसा है और बी आपका ऐसा है। और ये एंगल आपका 130। तो ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल सबने कर लिया होगा। ए को आगे खिसकाता हूं मैं, और भी कई तरीके, ये पूरा 180 और ये 130 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक, फिर बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच का एंगल देखने के लिए, तो देखिए बी आपका ऐसे है और सी आपका ऐसे, और ये एंगल आपको दिया गया है 20 डिग्रीज। ठीक, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह बी को भी आगे बढ़ा दीजिए और सी को भी आगे बढ़ा दीजिए। तो ये एंगल 20 है, तो ये भी कितना हो गया 20। ठीक, ये भी हो गया आपका 20, राइट। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी हो गया 20 डिग्रीज। अब देखिए एंगल बिटवीन सी एंड ए, तो एंगल बिटवीन सी एंड ए, तो सी और ए वेक्टर्स तो पहले ही टेल पर टेल है, सी और ए वेक्टर्स तो पहले ही टेल पर टेल हैं, तो ये एंगल ऑलरेडी गिवन है, 30 डिग्री ही उनके बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक, 30 डिग्री ही उनके बीच का एंगल हो जाएगा, राइट। ठीक।